आज अपने पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अपने को बेसिक चीजें पढ़नी होती है, जैसे कोई भी चीज स्थिर है और उसके साथ विद्युतिकी। विद्युतिकी का मतलब अपने संबंध बात करते हैं आवेश से। अब इसकी भी बात करेंगे, होता क्या ये, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर कोई भी आवेश अगर स्थिर है यानी रुका हुआ है, उस अवस्था के अंदर वह अपने क्या क्या प्रभाव डालेगा, बाहर का जो वातावरण है, सराउंडिंग है, उस पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका व्यवहार कैसा है, ये दूसरी चीजों पे कैसा प्रभाव डालेगा, दूसरी चीजों पे किस प्रकार से बल लगाएगा, ये सारी चीजें अपने पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। यानी किसी भी स्थिर रुके हुए आवेश के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, उन प्रभावों का अध्ययन करते हैं अपने स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, ठीक है। अब स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अपने बात करते हैं आवेश, लेकिन वो कैसा है, स्थिर है, ठीक है। अब स्थिर आवेश के अंदर, स्थिर का मतलब तो समझ गए अपने, रुके हुए से, ठीक है। अब बात करते हैं आवेश की। अब आवेश क्या होता है? आवेश होता है किसी भी वस्तु का एक उसका मूल गुण। मूल गुण कैसे? जैसे मान लो क्या है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे कंगा है, ठीक है। कंगे को अगर मैंने कागज के टुकड़े के पास लेके गया तो कागज के टुकड़े उस कंगे के चिपकेंगे, लेकिन अगर मैंने उस कंगे को बाड़ों से रगड़ा और बाड़ों से रगड़ने के बाद अगर मैं कागज के टुकड़ों के पास लेके गया ना, तो कागज के टुकड़े धीरे धीरे उस कंगे के चिपकने लगेंगे। और अगर दूसरी चीजों में देखें, जैसे पेन है, पेन को अगर बाड़ों से रगड़े अपने और नीचे जमीन के पास लेके जाए तो धीरे धीरे जो मिट्टी के कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे उस जो पेन है उसके चिपकने लगते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल पेन को लेके जाओ तो वो चीजें उसके नहीं चिपकेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे चाहे कंगा हो, चाहे पेन हो, कोई सी भी चीज हो, मैंने जैसे उसको मेरे बाड़ों से रगड़ा ना, रगड़ने के बाद उसका जो व्यवहार था, व्यवहार का मतलब ये है जो कंगा है वो पहले कागज के टुकड़ों को नहीं खींचेगा, लेकिन अगर मैंने उसको बाड़ों से रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों के पास लेके गया ना, तो वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। इसका मतलब ये है कि कंगा भी वही है, कागज भी वही है, लेकिन उस कंगे का और कागज के अंदर जो मैंने क्रिया की ना बाड़ों से रगड़ने की, उस प्रक्रिया के कारण उस कंगे का कागज के प्रति जो व्यवहार है वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। उस जो परिवर्तन हुआ ना, उसको बोलते हैं उसका आवेश। यानी किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह अपने मूल गुण, जो मूल व्यवहार है, उससे थोड़ा अलग व्यवहार करना क्या करे, प्रारंभ। जैसे कंगा है तो वो कागज को नहीं खींचेगा अपनी ओर, लेकिन अगर उसको मैंने बाड़ों से रगड़ने के बाद लेके गया तो उन चीजों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। इसका मतलब यह है कि जो कंगे का जो व्यवहार था वो थोड़ा क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसलिए आवेश का मीनिंग का बात करते हैं अपने, कोई भी वस्तु का ऐसा विलक्षण या मूलभूत गुण जिसके कारण उसका जो व्यवहार है वो अपने मूल गुणों से, मूल जो व्यवहार है उससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उसका आवेश, ठीक है। अब आवेश की अगर बात करें तो आवेश की बात करते हैं अपने दो प्रकार की। बेसिक चीज जानते हैं अपने, एक होता है धनावेश और एक बात करते हैं ऋणावेश। धनावेश का मतलब प्लस से बात करते हैं और ऋणावेश का मतलब माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अपने ये भी जानते होंगे, क्योंकि पॉजिटिव कब आता है, पॉजिटिव तब आता है जब कोई भी एटम हो या कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करे, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, धनावेश। तब उस वस्तु पे आता है धनावेश। और ऋणावेश का मीनिंग ये है जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण करे, उस अवस्था के अंदर अपने बात करते हैं ऋणावेश, ठीक है। यानी आवेश के लिए दो प्रकार की बात करते हैं, धनावेश और एक है ऋणावेश। यानी इलेक्ट्रॉन अगर त्यागे जाए तब तो उस आता उस वस्तु पे प्लस, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाए तब उस पे क्या आता है, ऋणावेश, ठीक है। अब अगर अपने धनावेश और ऋणावेश के अंदर बात करें तो अपने एक चीज पढ़ते हैं याद कर भी, अगर कोई भी दो वस्तुएं, जैसे मैंने लिया दो वस्तुएं ए और बी, ठीक, अगर दो वस्तुएं है कैसी भी, तो यहाँ पे अपने दो प्रकार के बलों की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं आकर्षण और एक बात करते हैं प्रतिकर्षण।
यानी दो चीजों के मध्य आकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, उन चीजों की बात करते हैं। आकर्षण का मतलब अपने जानते हैं भी जब एक चीज दूसरी चीज को अपनी ओर खींचे, ठीक है, यानी ए है वो बी को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, तब उस चीज को क्या बोलेंगे, आकर्षण। और अगर प्रतिकर्षण की बात करें तो प्रतिकर्षण का मतलब ये है ए है वो बी को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करने का मतलब ए बी को अपने से दूर धक्का देगा, यानी वो ये चाह रहा है बी उसके पास में नहीं आना, ठीक है। तो उसके आधार पर अपनी बात करते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे एक बेसिक सा आपने अब तक पढ़ते आए हैं कि कोई भी अगर कहीं पे भी दो आवेश है, धनावेश या ऋणावेश, उसके अंदर अगर दोनों की प्रकृति समान हो, दोनों की प्रकृति समान होने का मतलब अगर दोनों के दोनों कैसे हो, धनावेश हो, या फिर दोनों के दोनों कैसे हो, ऋणावेश। तो अपने अब तक ये पढ़ते हैं कि अगर दो वस्तुएं हैं उन दोनों पे उपस्थित आवेश की प्रकृति समान हो, यानी अगर दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के, तो उन चीजों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। और अगर दोनों की प्रकृति जो है आवेश की वो अलग अलग हो, यानी एक प्लस का और एक है माइनस का, तब उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण, ठीक है। तो अपने ये बेसिक चीजें ये तो अपने जानते हैं कि आवेश तो होता है बेसिक सा किसी चीज का गुण, ठीक है, जिसके कारण उसका जो व्यवहार है वो अपने मूल व्यवहार से थोड़ा सा क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर अपने बात करें आवेश की, तो आवेश के अंदर दो प्रकार के आवेश की बात करते हैं, एक बात करते हैं धनावेश की और एक बात करते हैं ऋणावेश की। धनावेश का मतलब होता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे तब उस पे जो गुण परिवर्तित होगा तब वो आता है धनावेश, और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, ग्रहण करे, तब उस पे आता है ऋणावेश। और अपने ये भी जानते हैं कि अगर कहीं पे दो चीजों की प्रकृति समान हो, ठीक है, दो समान आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है यानी प्लस और माइनस है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बातें करेंगे इसके आवेश के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, कैसा धनावेश, कैसा ऋणावेश, क्या आकर्षण, क्या प्रतिकर्षण, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज, सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है किसी भी वस्तु पर आवेश की प्रकृति को पहचानना, ठीक है। जैसे मैंने एक चीज लिखी, जैसे एक वस्तु ए है और एक वस्तु है बी, ठीक है। इसके अंदर एक चीज ये लिखी गई भी जो ए वस्तु है उस पे आवेश है प्लस, ठीक है। मेरे को ये पता करना है कि बी पे आवेश है क्या, ठीक है, यानी आवेश की प्रकृति क्या है। अपने आवेश का मान नहीं बता सकते बी पे आवेश का मान क्या है, लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि ए पे पास मेरे पास प्लस है तो बी के ऊपर कोई सा भी आवेश हो उस आवेश की प्रकृति क्या है, यानी वो प्लस का या माइनस का, उसके लिए अपने दो प्रक्रियाएं काम में ले रहे हैं। जैसे अगर ए और बी है तो उसके अंदर अपने बात की भी अगर कहीं पे आवेश है तो उनके मध्य दो प्रकार के बल लग सकते हैं। एक तो बात करते हैं आकर्षण की और एक बात करते हैं प्रतिकर्षण की, ठीक है। आकर्षण के लिए अपनी ये चीज पढ़ी भी, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो अपनी ओर क्या करता है, चीजों को आकर्षित करता है। और प्रतिकर्षण का मीनिंग अपनी ये बात पढ़ी भी, अगर ए और बी दोनों पर आवेश की प्रकृति समान है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को भी, अगर मैंने दो वस्तुएं ली, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, ए वस्तु पे अपने को आवेश की प्रकृति पहले से पता है, यानी ए पर आवेश है धनावेश, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। अगर मैं बात करूं आवेश वस्तु बी की, ठीक है, तो बी वस्तु पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है उसके आधार पर अपने उसका निर्धारण करते हैं कि वो चीज धनात्मक है या ऋणात्मक। जैसे अगर मैं ये बोलूं भी ए है वो बी को अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है मतलब किसकी बात कर रहे हैं, आकर्षण की। और आकर्षण से अपने ये समझते हैं कि जब दो चीजों की जो प्रकृति है आवेश की वो अलग अलग, एक प्लस का और एक माइनस का, तब उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण। तो अगर इनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है तो अपने कहेंगे भी ये किसका है, माइनस का, ठीक है। और अगर इनके मध्य प्रतिकर्षण लग रहा है इसका मतलब दोनों की प्रकृति क्या है, समान, तो इस पे क्या है, प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को एक बेसिक चीज ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु पर अगर मेरे पास ए है जिसके ऊपर प्लस है, मैंने दूसरी वस्तु लेके आया बी, अगर मेरे को बी पर आवेश की प्रकृति का निर्धारण करना है कि बी पर आवेश की कैसी प्रकृति है, तो उस प्रकृति के लिए कभी भी आकर्षण बल नहीं देखा जाएगा।
हमेशा इस चीजों को, किसी भी चीज पर आवेश की प्रकृति बताने के लिए कभी भी आकर्षण बल नहीं हो सकता। हमेशा कौन सा बल होता है? प्रतिकर्षण, न कि आकर्षण। क्यों होता है? क्योंकि अपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर अपने बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अपने को ये बात कहता है कि कोई भी दो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान m1 और एक द्रव्यमान m2 है, इनके बीच का अगर दूरी बात करें तो वो दूरी है r, तो उनके मध्य जो बल लगता है उसको लिखते हैं Gm1m2/r का स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अपने को ये बात कहता है कि कोई भी एक द्रव्यमान हमेशा दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित। यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित। लेकिन वो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेगी जिनके पास क्या हो? थोड़ा बहुत अपना द्रव्यमान। अगर अपने बात करें आवेश की, तो आवेश का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके उसके अंदर कुछ का कोई परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन त्यागा या ग्रहण किया, उसके कारण उसके अंदर जो भी परिवर्तन हो उसके कारण उस पर आ गया आवेश। ठीक है, तो आवेश आया तो उसके अंदर उसने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया। अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान देखें तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान सबसे छोटे से छोटी बात अगर देखें तो एटम के अंदर मानते हैं, और एटम का भी अपने द्रव्यमान मानते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दो परमाणु देखूं जिनके ऊपर कोई सा भी आवेश होगा तो उनके द्रव्यमान तो है, यानी उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम सिर्फ ये बात कहता है भी कहीं पे भी दो द्रव्यमान है, अगर m1 और m2, तो वो द्रव्यमान एक दूसरे को सदैव आकर्षित करें। ठीक है, यानी उनपे कहीं पे भी अपने को धनावेश ऋणावेश कोई से भी आवेश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनपे कोई आवेश नहीं भी है तब भी दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। इसलिए अगर ए बी को आकर्षित कर रहा है तो उसकी दो स्थितियां हो सकती है। एक स्थिति तो ये हो सकती है कि ए बी पर माइनस हो, क्योंकि विपरीत प्रकृति जो है वो एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित। लेकिन दूसरी स्थिति ये हो सकती है भी ये जो बी है वो उदासीन हो। क्यों? क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखूं तो दो द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? आकर्षित। और आकर्षित करना है तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उन पे दोनों पे क्या हो? आवेश हो। इसलिए अगर ए बी को आकर्षित कर रहा है तो इसका मीनिंग ये नहीं है भी ए पर अगर प्लस है तो बी पे क्या हो? माइनस। क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर बी उदासीन है यानी उस पे अगर कोई भी आवेश नहीं है तब भी ए बी को अपनी ओर क्या कर सकता है? आकर्षित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अंदर दो वस्तुओं का द्रव्यमान होना आवश्यक है, उनपे आवेश का होना कोई आवश्यक नहीं, तब भी वो दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर सकती है? आकर्षित। इसलिए अगर मैं लिखूं ए और बी एक दूसरे को आकर्षित कर रही है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ए पर अगर प्लस है तो बी पे माइनस, अगर ए पे माइनस है तो बी पे प्लस। ठीक है, यानी बी उदासीन भी हो सकती है। इसलिए कभी भी आकर्षण बल के द्वारा अपने किसी भी दूसरी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अगर मैं ये बात बोलूं भी ए पे धनावेश है, उसके पास मैं बी को लेके आया, ठीक है, तो ए है वो बी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो बी पर आवेश की प्रकृति बताओ, तो अपने बी पर जो आवेश की प्रकृति है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने ये बोला भी ए है वो बी को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित। तो आकर्षित करने के दो बातें हो सकती है। आकर्षित करने का मतलब ये होता है कि अगर ए पर प्लस है तो हो सकता है बी पे माइनस हो। ठीक है, और अगर ए पर प्लस है तो ये भी हो सकता है बी उदासीन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ये बात कहता है भी एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर हमेशा क्या करेगा? आकर्षित। उसके लिए उसके ऊपर कोई आवेश वगैरह की कहीं पे बात नहीं करते। इसका मतलब ये है भी अगर ए पर धनावेश है और बी है और ए है, उन दोनों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, तो उस स्थिति के अंदर मैं बी पर उपस्थित आवेश का प्रकृति का निर्धारण नहीं कर सकता। उस बी पर आवेश की प्रकृति विपरीत हो सकती है या फिर वह बी कैसा हो सकता है? उदासीन। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ए पर प्लस है और ए बी को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित कर रहा है, इसका मतलब कंफर्म है भी इस पे आवेश क्या है? प्लस। ठीक है, इसलिए कहीं पे भी अगर ए और बी दो वस्तुएं हैं,
एक वस्तु का आवेश अपने को पता है, भी आवेश की प्रकृति क्या है, प्लस माइनस कैसा है, ठीक है। और अगर अपने दूसरी वस्तु की प्रकृति का निर्धारण करें, आवेश की प्रकृति का निर्धारण करें, तो उसके लिए कभी भी आकर्षण बल के आधार पे दूसरे आवेश की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य भी आकर्षण बल होता है और उदासीन के मध्य भी कौन सा बल लगता है, आकर्षण, ठीक है। इसलिए अगर मेरे को कहीं पे भी ए पर कोई भी आवेश है और उसके आधार पे बी पर आवेश की प्रकृति का निर्धारण करना है, तो उसके लिए मेरे को सदैव बल कौन सा देखना पड़ेगा, प्रतिकर्षण, न कि आकर्षण। क्योंकि आकर्षण है वो विपरीत प्रकृति के मध्य भी हो सकता है और किसके मध्य हो सकता है, उदासीन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ये चीज जान, ठीक है। यानी अगर कहीं पे दो आवेश हैं, तो अगर मैं ये बात कहूं कि एक पर प्लस है और दूसरे पे अगर मेरे को आवेश का निर्धारण करना है, तो उस आवेश के निर्धारण के लिए कभी भी आकर्षण बल जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए बल जिम्मेदार होता है प्रतिकर्षण, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें आवेश की, ठीक है, तो आवेश अपने ये कहा भी वस्तु का मूलभूत गुण है, जिसके कारण उसका जो व्यवहार है वो अपने मूल व्यवहार से थोड़ा सा क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। उसको बात करेंगे अपने आवेश की। तो आवेश एक बेसिक सा गुण है जिसके अंदर हमने बात की है धनावेश है, ऋणावेश है। धनावेश का मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ऋणावेश का मतलब है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश ये बातें आ गई, ठीक है। अब आवेश के आते हैं गुण। अब आवेश के गुणों के अंदर अगर अपने बात करें तो आवेश के 4 गुणों की बात करते हैं। पहले गुण की बात करते हैं अपने निश्चलता की, दूसरे गुण की बात करते हैं क्वांटीकरण की, तीसरे की अगर बात करें तो उसके अंदर अपने बात करते हैं आवेश के संरक्षण की, और अगर चौथे गुण की बात करें तो ये बात करते हैं योज्यता की। तो यहाँ पे अपने आवेश के गुणों की बात करें तो आवेश के गुणों के अंदर 4 गुणों की बात करते हैं, निश्चलता, क्वांटीकरण, संरक्षण, योज्यता, ठीक है। अब जो आवेश है उसके अंदर अगर अपने किसी भी चीज की बात करें तो आवेश के सबसे बेसिक चीज आता है, अगर बात करें इसकी इकाई की और इसका ये किस प्रकार की राशि है, ठीक है। तो आवेश जो है, तो आवेश को दिखाने के लिए सिर्फ उसके परिमाण की बात करते हैं। जैसे अपने बात करते हैं ऑक्सीजन 2-, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस, तो उसके ऊपर उसका मान दिखाते हैं, यानी उसके ऊपर अपने उसके परिमाण को दर्शाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उसकी दिशा का निर्धारण नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए अपने आवेश है तो आवेश बात करते हैं कैसी राशि की, अदिश, यानी आवेश एक अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब ये है भी ऐसी राशि जो सिर्फ और सिर्फ उसके परिमाण यानी उसका जो मान है और उसकी इकाई, दो चीजों को दर्शाए, ठीक है। उसके लिए अपने को उसके दिशा के निर्धारण की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें आवेश की, तो आवेश है वो कैसी राशि है, अदिश, और आवेश अदिश राशि है तो इसका एक निर्धारण किया जाता है इकाई का। इसकी इकाई लिखते हैं अपने कूलाम, इसकी इकाई कहते हैं कूलाम, या फिर बात करते हैं फैराडे। 2 प्रकार की इकाइयों की बात करते हैं इसकी, या तो कूलाम लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, फैराडे। अब अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा के अंदर जब भी अपने विमा लिखते हैं तो उसके अंदर किसी भी वस्तु की मूल इकाइयां लिखी जाती है। मूल इकाइयां यानी जो 7 मूलभूत इकाइयां मात्र है, ठीक है, उसके अंदर। तो कूलाम जो है या जो फैराडे है वो 7 बेसिक इकाइयों में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को इसकी विमा लिखनी है तो उस विमा को लिखने के लिए मेरे को जो आवेश की जो इकाई है कूलाम, उसको उन मूलभूत इकाइयों के अंदर क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन। और उस परिवर्तन को अपने बात करते हैं, जैसे अपने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी है, I = Q/T, यानी जो विद्युत धारा है वो आवेश प्रवाह की दर होती है, Q/T। Q किसकी बात करते हैं, आवेश की। तो अगर मेरे को आवेश की वो मूलभूत इकाइयों बांटना है तो अगर मैं Q लिखूं तो Q बन गया I × T, मल्टीप्लाई होगा इधर। तो अगर मल्टीप्लाई हो गया तो Q जो है आवेश है वो तो इकाई क्या लिख रहा हूं उसकी, कूलाम, लेकिन जो धारा है I को क्या लिखते हैं, एम्पियर।
और टाइम को किससे लिखते हैं, सेकंड, यानी कूलाम को मैं दूसरे टाइप में लिख सकता हूँ एम्पियर इनटू सेकंड। अब एम्पियर है जो विद्युत धारा का मात्रक है वो उन 7 मूल इकाइयों में आता है, सेकंड है वो भी उनकी क्या आता है, मूल इकाइयों में आता है। इसका मतलब ये है कि जो कूलाम है वो अपनी मूल इकाइयों में टूट गया, यानी एम्पियर और एक सेकंड। तो अपने यहाँ पे इसकी अगर विमा लिखूं तो विमा के अंदर उसकी मूल इकाइयां लिखी जाती है। मूल इकाइयां का मतलब अगर लिखूं mLT, m का मतलब किससे बात करते हैं, मास से, तो मास यहाँ पे कहीं पे भी केजी की द्रव्यमान की बात नहीं हो रही, इसलिए m को लिखेंगे 0। l है, l दर्शाता है किस चीज को, लेंथ को, लेंथ तो यहाँ पे लेंथ का यूनिट मीटर, यानी इसमें कहीं पे भी मीटर नहीं है, तो इसलिए l के ऊपर भी क्या आएगा, 0। t किस चीज को दर्शाता है, सेकंड, सेकंड यानी टाइम, तो टाइम है तो टाइम के लिए अपने सेकंड का पावर कितना है, 1, तो इसका भी पावर कितना आएगा, 1। और अगर भाई और बात करें तो क्या बच गया, एम्पियर, इसका पावर भी कितना है, 1, इसलिए इसका विमा लिखते हैं m0 l0 t1 और a1। इसको कूलाम को अपने डायरेक्ट विमा के अंदर नहीं दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो कूलाम है वो उन 7 बेसिक इकाइयों में नहीं आता। और अगर अपने विमा की बात करें तो विमा हमेशा उनकी 7 बेसिक इकाइयों के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। जैसे न्यूटन उन 7 बेसिक इकाइयों में नहीं आता, तो न्यूटन को अपने कभी भी विमा के अंदर सीधा नहीं दर्शा सकते एन लिख के, उसको पहले उसकी मूल इकाइयों में ब्रेक करना पड़ेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद उसको किसके रूप में दिखाते हैं, विमा के रूप। यानी अगर अपने को किसी भी चीज की विमा लिखनी है तो जो भी इकाई अपने पास है पहले उसको उसकी मूल इकाइयों के अंदर दो, और क्यों मूल इकाई यानी जो 7 मूलभूत इकाइयां बात करते हैं उनके अंदर ही अपने इनको जोड़ के क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आज इतना ही है भी, आवेश की स्थिर विद्युतिकी के अंदर अपने को बात करनी है भी कोई भी आवेश अगर वो स्थिर है तो स्थिर आवेश के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो चीजें बात करेंगे। इसके अंदर अगर बेसिक चीज देखें तो आवेश है, तो आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण उसका जो व्यवहार है वो अपने मूल व्यवहार से थोड़ा सा क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। और आवेश की अपने बात की 2 है, एक धनावेश और एक बात करते हैं ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश है, धनावेश कब आता है, जब वह वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करे, त्याग करे, और ऋणावेश कब आता है, जब वह वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण। और अगर अपने कहीं पे भी 2 वस्तुएं ए और बी कैसी भी है, एक पर आवेश पता है और दूसरे पे आवेश का मान अपने को बात करनी है, पता करना है, तो उस प्रकृति को, आवेश की प्रकृति को पता करने के लिए सदैव प्रतिकर्षण बल लिखना चाहिए, आकर्षण कभी भी नहीं, क्योंकि आकर्षण के लिए विपरीत प्रकृति भी हो सकती है और उसके साथ साथ सामने वाली वस्तु उदासीन भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बात कहता है कि 2 द्रव्यमानों के मध्य सदैव आकर्षण बल लगेगा, उसके लिए अपने को ये आवश्यक नहीं है कि उन दोनों पे क्या हो, आवेश, ठीक है। इसलिए अपने कहीं पे भी अगर ए और बी है, ए पे प्लस है तो बी पे आवेश की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमेशा बल देखना प्रतिकर्षण न कि आकर्षण, ठीक है। उसके आधार पर अपने का गुण है तो गुण की बात अगली क्लास में करेंगे। जैसे गुण की 4 गुणों की बात करते हैं, निश्चलता, क्वांटीकरण, उसकी संरक्षण और उसकी योज्यता, ठीक है, उनकी बात करेंगे। अब इसकी इकाई की बात करें तो इकाई या तो लिखते हैं गुणांक या फिर लिखते हैं फैराड। और अगर इसकी विमा लिखें तो विमा के अंदर हमेशा उनकी बेसिक 7 यूनिटें लिखी जाती है, तो उन 7 यूनिटों के लिए मेरे को कूलाम को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो कूलाम है वो 7 मूलभूत इकाइयों में नहीं आता। इसलिए कूलाम को अगर धारा के हिसाब से देखें तो आई लिखते हैं Q/T, ये अपने 10th क्लास में पढ़ गए हैं। I = Q/T लिखे, Q क्या लिख सकता हूँ, I × T, तो Q = I × T लिखा तो Q आवेश ही तो है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, I का एम्पियर और सेकंड, तो यानी अगर मैं कूलाम को देखूं तो कूलाम को एम्पियर गुणा सेकंड लिख रहा हूं, और ये जो मैंने एम्पियर गुणा सेकंड लिखा है ये उन 7 मूल इकाइयों में आता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस कूलाम को उसकी 7 मूल इकाइयों में तोड़ लिया तो उस 7 मूल इकाइयों में तोड़ने के बाद इसको मैं विमा के रूप में लिख सकता हूं। इसलिए विमा का लिखूं mLT, तो mLT लिखूं तो m मास को दर्शाता है द्रव्यमान को, जो कि उसके अंदर केजी कहीं भी नहीं है, तो इसलिए इसका पावर आएगा 0। L अगर देखूं तो L दिखाता है लेंथ, लेंथ यानी मीटर, तो कहीं पे भी इसमें मीटर नहीं है तो मीटर नहीं आएगा। M का L का पावर भी 0। T दिखाता है टाइम यानी उसके सेकंड, सेकंड की बात करूं तो है तो उसकी पावर कितनी है 1, इसलिए T1। A किस चीज को, एम्पियर को, तो एम्पियर की पावर कितनी है 1, तो इसमें अपने एम्पियर की पावर 1, इसलिए इसकी विमा लिखते हैं m0 l0 t1